मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में दूसरा पार्ट रिटर्न्स टू स्केल यानी पैमाने का प्रतिफल। तो इसका पहले देख लेते हैं मीनिंग क्या है। द रिस्पॉन्स ऑफ आउटपुट टू चेंजेस इन द स्केल और साइज ऑफ ऑल फैक्टर्स इन द सेम प्रपोर्शन इज टर्म्ड एज रिटर्न्स टू स्केल। देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस जो था वो एक ही फैक्टर को चेंज करने से हम देखते थे कि प्रोडक्शन में क्या चेंज हो रही है। अब यहाँ पे हम डिफरेंट फैक्टर्स को जो है सभी को चेंज करते हैं प्रोपोर्शनेटली, तो फिर देखते हैं कि कैसे चेंज होगा। ये लॉन्ग रन का प्रोसीजर है। ये रिटर्न्स टू स्केल इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग रन, क्योंकि इसमें क्या है कि सारे के सारे ऑल फैक्टर्स सेम प्रोपोर्शन में जो है वो चेंज होंगे, उसका स्केल जो है चेंज होगा, राइट। देन इसमें हम कैसे प्रोडक्शन फंक्शन लेंगे कि इनिशियल प्रोडक्शन फंक्शन कैसा होगा, P इज इक्वल टू एफ ऑफ एल इन के, यानी कि प्रोडक्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। लेकिन फिर इसको रीरिटर्न कैसे करेंगे, P1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एम एल एंड एम के। इसका मतलब ये है कि एम प्रपोर्शन में मैंने दोनों को चेंज किया है, लेबर को भी चेंज किया है और कैपिटल को भी चेंज किया है। इन केस ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर की अगर हम बात करें तो एक ही फैक्टर को चेंज करते हैं, दोनों को नहीं चेंज करते, लेकिन रिटर्न्स टू स्केल में दोनों को चेंज कर रहे हैं। अब अगर ये P1 चेंज करने से P1 ओवर P हमारे पास M के इक्वल आ जाता है, यानी जितना हमने लगाया है उतना ही रिटर्न हमें मिल गया है, तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, राइट। तो उसके बाद जिसे हम समान भी कहते हैं, P1 ओवर P अगर लेस देन M है तो डिमिनिशिंग यानी घटते जो है प्रतिफल मिलेगा, और P1 ओवर P अगर ग्रेटर देन M है तो इंक्रीजिंग यानी बढ़ता पैमाने के प्रतिफल हमें मिलेंगे। चलो इसको जो है डायग्राम के थ्रू और टेबल के थ्रू अच्छे से हम देखते हैं कि क्या है कैसा है, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे डायग्राम। तो इसमें हमें दिया हुआ है यूनिट्स ऑफ लेबर, कैपिटल, परसेंटेज चेंज इन इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल, टीपी, इंक्रीज इन टीपी एंड रिटर्न्स टू स्केल, राइट। तो अब देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने लेबर ऑफ यूनिट लिए, 2 4 6 8 10 12 14 और 16 हमने क्या लिया, कैपिटल। अब इस चीज़ में आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले एक लेबर थी इस टू 2 कैपिटल थी। अब मैंने यहाँ पे रेशो क्या कर दी, 2:4, यानी एक की जगह 2, 2 की जगह 4, 100% जो है मैंने लेबर और कैपिटल में बढ़ा दिया। इसको हम कैसे देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 - 1 ओवर 1, ठीक है, 100% इंटू 100 इज इक्वल टू 100%, ये लेबर का देखा। 4 - 2 ओवर 2 इंटू 100 यानी 2 ओवर 2, 100% जो है हमारे पास चेंज हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, 3 6 है 4 8, यानी 3 के बाद हमारे पास कितना चेंज हुआ, 3 - 4 - 3 1, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं 2 एंड 3, 2 से 3, 4 से 6, 3 - 2 ओवर 2, 1/2, यानी कि 50% हमने जो है चेंज किया है यहाँ पे, राइट। और अगर यही मैं देखूँ 4 और 6 का, 6 - 4 ओवर 4 यानी 2/4, 1/2, अगेन 50%। इस तरीके से हमने परसेंटेज निकाली। 1 से 2 किया 100%, 2 से 3, 4 से 6 किया 50% चेंज हमने किया, ठीक है। उसके बाद 3 से 4, 6 से 8, ये देखिए 1, ये इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, इनिशियल कितना है 3 इंटू 100, तो कितना आ गया 33%, ठीक है। अगेन हम देखेंगे 25, 20, 16, 14, इस तरीके से हम सारी परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब इन प्रोपोर्शंस को चेंज करने से, स्केल को चेंज करने से हमारे पास टीपी में कितना चेंज आ रहा है, जैसे 1:2 लगाई तो 10 था, 2 4 लगा दी 30 हो गया, 3 6 लगा दी 60 हो गया, 4 8 होगी 80 हो गया, एंड साइमल्टेनियसली। अब फर्स्ट का तो नहीं निकाल सकते, लेकिन 30 - 10 ओवर 10 इंटू 100, देखिए 2 ओवर 10 इंटू 20 ओवर 10 इंटू 100,
ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ गया 200%, यानी 100% बढ़ाया लेकिन मेरे पास कितना आ गया 200%, ठीक है। अब 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 ओवर 30 मेरे पास क्या बनेगा इंटू 100, 100%, राइट। तो 100%, यानी यहाँ पे देखिए 100% और 50% मैंने चेंज किया लेबर और कैपिटल में, लेकिन बढ़ कितना गया 200% एंड 100%, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बढ़ रहे हैं यहाँ पे रिटर्न्स, ठीक है। उसके बाद मैंने 33 25% लगाया, उतना ही मेरे को मिल गया, तो दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स। 20 16 14 लगाया, मिला कितना 10 9 4, तो ये क्या हो गया डिक्रीजिंग रिटर्न्स, राइट। तो इस तरीके से हम इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग रिटर्न्स को देख सकते हैं। अब देखते हैं आस्पेक्ट्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, इसमें क्या है इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग। तो ये अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो ओ एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस पे हमने क्या लेना है, ओ एक्स एक्सिस पे परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स, ओ वाई एक्सिस पे परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट। तो ये वाली जब डायग्राम बनाओगे तो आप 45 डिग्री से अबव के एंगल पे बनाओगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये मेरे पास इंक्रीजिंग रिटर्न्स का जो बना है वो कैसा बना है। सी सिंपली आपको पता चल जाएगा कि फैक्टर्स में मैंने जितना डाला है उससे ज़्यादा मुझे आउटपुट में मिला है। दिस थिंग इज बिगर देन दिस थिंग, ठीक है, यानी फैक्टर्स में मैंने जितना डाला है उससे कहीं ज़्यादा मुझे आउटपुट में मिला है। दिस इज नोन एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। अब कांस्टेंट बनाने हैं तो आप 45 डिग्री पे बनाओगे, एग्जैक्ट 45 डिग्री पे अगर बनाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि जितना मैंने फैक्टर्स को बढ़ाया है उतना ही मेरा आउटपुट बढ़ा है। सी यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सेम सेम सा होगा, जितना मैंने फैक्टर्स बढ़ाया उतना ही आउटपुट। यही चीज़ हमने जो है टेबल में देखी थी कि अगर मैंने 100% बढ़ाया लेबर और कैपिटल को, 200% मुझे मिल गया, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स। 50% चेंज किया, 50 ही मिल गया, दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स, ठीक है। और जितना लगाया उससे कहीं ज़्यादा पाया तो इंक्रीजिंग, जितना लगाया उतना ही पाया तो कांस्टेंट, और जितना लगाया उतना भी नहीं पाया तो फिर डिमिनिशिंग। अब इस केस में आप 45 से कम का बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं कितना परसेंट लगा रही हूँ, मे बी आई एम पुटिंग अप 20% और मुझे मिल कितना रहा है 10%, तो दिस इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो ये था रिटर्न्स टू स्केल जिसमें हमने तीन चीज़ें की हैं, एक तो पहले इंक्रीजिंग, फिर कांस्टेंट, और फिर हमने किया है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, राइट। नाउ अब देखते हैं कॉजेज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। क्या कॉजेज है, पहले देखेंगे कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के क्या जो है कारण है। उसमें आ जाता है इंटरनल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, यानी अंदरूनी बचतें मिलती हैं, कुछ बाहरी बचतें हमें मिलती हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इंटरनल। इंटरनल में भी हमारे पास दो तरीके की आ जाती है, रियल एंड पेक्यूनरी, राइट। रियल में हमारे पास आ जाता है कि डिवीजन ऑफ लेबर, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें हम करेंगे। पेक्यूनरी जो होती है रियल वास्तविक, पेक्यूनरी जो होती है धन संबंधी, ठीक है। पहले रियल देख लेते हैं। लेबर स्पेशलाइजेशन, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाया लेबर स्पेशलाइज्ड हो गई तो उसका हमें फ़ायदा होना स्टार्ट हो गया। टेक्नोलॉजी अगर हम 10 प्रोडक्ट बनाए तब भी उतना ही खर्चा आएगा, 100 बनाए तब भी उतना ही खर्चा आएगा, तो टेक्नोलॉजी का इकोनॉमी मिलना पर यूनिट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ इंक्रीज डायमेंशन, कि जैसे हम प्लांट को बड़ा करते हैं तो जैसे जैसे बड़ा करते हैं वैसा प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेसेस, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कंपनीज पहले कुछ एक प्रोडक्ट बना रही होती है, सपोज कंपनी चिप्स बना रही है, ठीक है। पहले क्या था कि आलू बाहर से लेके चिप्स बना रहे हैं, फिर क्या किया कि हम अपना ही कंपनी को बड़ा करते हैं, आलू खुद ग्रो करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे खुद ग्रो करवाते हैं और फिर उसके चिप्स बनाते हैं। तो ये लिंक्ड प्रोसेस का जो फ़ायदा है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। देन इकोनॉमीज ऑफ द यूज़ ऑफ बाय प्रोडक्ट, जैसे पेपर मिल में जो पेपर इंडस्ट्री है वो जो वेस्ट कॉटन होती है उससे जो है
अपना पेपर बनाती है, तो वो बाय प्रोडक्ट को भी यूज़ करती है, यानी जो चीज़ वेस्ट हो गई है उसको भी यूज़ कर रही है। और क्या मिलता है, इन्वेंट्री इकोनॉमीज़। ठीक है, इन्वेंट्री आप चाहे थोड़ा स्टोर करिए चाहे ज़्यादा स्टोर करिए, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा अगर ज़्यादा करते हो। और ज़्यादा का बेनिफिट ये भी होता है, कहीं मार्केट में अगर जो है शॉर्टेज हो गई तो ज़्यादा प्राइसेस पे बेच सकते हैं। सेलिंग और मार्केटिंग इकोनॉमीज़, अब अगर सपोज अमिताभ बच्चन से एडवर्टीज़मेंट करवानी है तो आप एक प्रोडक्ट बेचो, एक यूनिट बेचो, 100 बेचो, 1000 बेचो, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए उतना ही पैसा ले लेना है, राइट। सो सेलिंग और मार्केटिंग कॉस्ट जो है पर यूनिट कम होना स्टार्ट हो जाता है। मैनेजरियल इकोनॉमीज़, जैसे जैसे कोई भी इंडस्ट्री बड़ी होती है तो मैनेजमेंट की कॉस्ट जो है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। देन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इकोनॉमीज़, तो ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज इकोनॉमीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं कि आपके लिए पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा पेक्यूनरी इकोनॉमीज़, पेक्यूनरी धन संबंधी, जैसे रॉ मटेरियल बल्क में ले लिया तो इनकेस अगर आपने बल्क में ले लिया तो आपको सीधा सीधा डिस्काउंट मिल गया तो वो आपका एक बेनिफिट हो जाता है, तो इस तरीके के बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। देन टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज़, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ बाहरी यानी कि इकोनॉमीज़ वो क्या होती हैं, इसमें आ जाता है इकोनॉमीज़ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी कि केंद्रीयकरण, यानी कि जो कंपनीज़ हैं उनको इकट्ठा होने में, इकट्ठा जब होती हैं या एक जगह पे अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, उसका क्या बेनिफिट मिलता है, उसमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन और बहुत सारे जो डेवलप्ड फीचर्स हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज़ गुड, क्योंकि इससे बचते होने स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। इकोनॉमीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इम्पार्ट होना स्टार्ट हो जाता है, सही टाइम पे सही मार्केट की जानकारी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। इकोनॉमीज़ ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इसमें दो तरीके की होती है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है जैसे दिस इज़ हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज़ वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में कि कंपनी एक ही तरीके का काम जो है में स्पेशलाइजेशन लेके आना स्टार्ट करती है। वर्टिकल डिफरेंट आस्पेक्ट्स, मतलब अलग अलग जो है तरीके से इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, राइट। एंड देन उसके बाद हमारे पास कंपैरिजन आ जाता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल में का क्या बेनिफिट है या क्या इनमें दोनों में कंपैरिजन है। तो इंटरनल जो होती है वो फर्म के लिए बेनिफिशियल है, इंटरनल में क्या है, एक फर्म को बेनिफिट होता है, और एक्सटर्नल में क्या है, सभी को बेनिफिट होता है, राइट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इंटरनल में फर्म का कम होगा, एक्सटर्नल में सभी का कम होगा। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि एक अच्छा जो है ट्रांसपोर्ट, पावर एंड सो मैनी थिंग्स जो चाहिए होती हैं, तो वो सब जो है कंप्लीट होती हैं अगर सभी को बेनिफिट हो उससे। नाउ डिस इकोनॉमीज़, अगर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल हैं तो वो क्यों होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कुछ बचतें होती हैं वैसे कुछ नुकसान भी होते हैं, वो भी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होते हैं। इंटरनल में क्या होता है, अनवाइडली मैनेजमेंट, इतना ज़्यादा बड़ा कर लिया प्रोडक्शन या वो मैनेज ही नहीं हो रहा, दैट इज़ अनवाइडली, मैनेज ही नहीं हो पा रहा है। टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़, जितना ज़्यादा बड़ा सर्वर होगा उतना ही सर्वर डाउन होने की भी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, तो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आनी स्टार्ट हो जाती हैं। देन एक्सटर्नल इकोनॉमीज़, दैट इज़ एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज़। ठीक है, तो एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज़ में हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे प्रोडक्शन बढ़ाया, रॉ मटेरियल ज़्यादा लेने की कोशिश की, तो रॉ मटेरियल अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, तो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ने का मतलब है उस फर्म का कॉस्ट बढ़ गया। तो इस तरीके से अगर बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज़ मिलनी भी स्टार्ट हो जाती हैं। अब कॉजेज़ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इसमें क्या है कि इकोनॉमीज़ और डिस इकोनॉमीज़ दोनों मिलती हैं, न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, जितना इकोनॉमीज़ मिला उतना ही डिस इकोनॉमीज़ मिल गया, तो क्या हो गया, कांस्टेंट रिटर्न्स। देखिए, जब मेरे पास जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स है तो मुझे बचतें ज़्यादा मिल रही हैं, इकोनॉमीज़ ज़्यादा मिल रही हैं। जब मेरे पास डिमिनिशिंग रिटर्न्स है तो डिस इकोनॉमीज़ ज़्यादा मिल रही हैं। कांस्टेंट में दोनों इक्वलाइज हैं,
राइट, दोनों ही मिल रही हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स टू ए फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू ए फैक्टर भी हमने कर लिया, स्केल भी कर लिया। अब दोनों में क्या अंतर है? रिटर्न्स टू ए फैक्टर शॉर्ट पीरियड, यहाँ पे एक ही जो है वेरिएबल जो होता है एक ही होता है फैक्टर, बाकी फिक्स्ड होते हैं, तो ये शॉर्ट पीरियड है। ये लॉन्ग पीरियड का रिटर्न्स टू ए स्केल लॉन्ग पीरियड कॉन्सेप्ट है। रिटर्न्स टू ए फैक्टर में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों होते हैं कि कैपिटल है फिक्स्ड है, लैंड है फिक्स्ड है, लेकिन लेबर जो है वेरिएबल है। रिटर्न्स टू स्केल में ऑल आर वेरिएबल, हम कैपिटल को भी चेंज कर रहे हैं, हम लेबर को भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। रिटर्न्स टू ए फैक्टर में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर रहे हैं, रिटर्न्स टू स्केल में सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर रहे हैं। रिटर्न्स टू ए फैक्टर में चेंज इन प्रपोर्शन, यानी पहले एक कैपिटल एक लेबर था, फिर एक कैपिटल दो लेबर हो गया, फिर एक कैपिटल तीन लेबर हो गया, तो प्रपोर्शन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज प्रपोर्शनेटली दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन 1:1 है तो 2:2 हो जाएगा, 3:3 हो जाएगा, 4:4 हो जाएगा। मतलब ये होगा कि सपोज 1:2 था तो 2:4 हो गया, 3:6 हो गया, ठीक है, 4:8 हो गया। यानी सेम प्रपोर्शन में अगर आप यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली देखो तो 1:2 ही आएगा, वो चेंज नहीं हुआ है। एक लेबर एक कैपिटल है तो वही है, लेकिन स्केल चेंज हो रहा है कि एक दुगना तिगना चौगुना या फिर जितना हम बढ़ा रहे हैं, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच।